स्वागत है आपका हिंदी सारथी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम करेंगे जीआईसी 2015 के जनरल स्टडीज के पेपर को, यानी कि जीएस के पेपर को। सामान्य अध्ययन के जो भी पीवाईक्यूज पेपर हैं, ये हमारा शायद तीसरा वीडियो है। 2-3 वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। इसमें दो बातें हैं, एक तो हम करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है ना, क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर्स के प्रश्न है, तो हम उस बस मॉडल पे चर्चा करेंगे और उस डाटा को आप नए वाले से रिलेट करके अपने नोट्स में और अपनी तैयारी में शामिल करिएगा। बाकी जो स्टैटिक्स और जीके के क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेंगे, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग से। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो प्रश्न पत्र मेरे पास है, ये राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2015 का है, जो कि 2016 में परीक्षा हुई थी। ठीक है, इसका पहला प्रश्न जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि इस तरीके से, और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, बजट से है। यूनियन बजट 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को निम्नलिखित में से किसके साथ सही किया गया है? इसका सही उत्तर उस वक्त था सेवा कर। तो अभी हाल ही में यूनियन बजट आया है, आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया है, तो जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो भी बच्चे हैं वो यूनियन बजट को एक बार सरसरी निगाह से जरूर देखेंगे, या फिर ऐसे यूट्यूब चैनल से चीजों को फॉलो कर लेंगे जो वनडे से रिलेटेड यूनियन बजट को कराए हों। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष में पूर्ण हुई? तो इसका सही उत्तर है 2013 और 14 में। तो भारत में जो छठवीं आर्थिक जनगणना था वो 2013 और 14 में पूर्ण हुआ था। इसके हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। आर्थिक गणना के आंकड़े भारत सरकार के केंद्रीय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आर्थिक गणना के आंकड़े किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है उसके द्वारा जारी किए जाते हैं। और देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में छठी आर्थिक जनगणना 2013 से जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान की गई थी। 13 दिसंबर 2019 को दिल्ली में 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत की गई। दिल्ली आर्थिक जनगणना शुरू करने वाला 26वां राज्य है, जबकि 20 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में यह कार्य पहले ही चल रहा है। तो इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस मंत्रालय के द्वारा और दिल्ली कौन सा राज्य है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो हमारा, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 28वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। तो अभी देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जल्दी ही अनाउंस किए गए हैं। आप 2024 और 25 का जो ऑस्कर डाटा है उसको अपने लिए जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आते ही आते हैं। हम देख रहे हैं कि जो 2-3 सेट मैंने जो किया है, या फिर आप भी करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है ना, वो पुरस्कार, ठीक है, डेट, या फिर कुछ रैंकिंग और बजट, इन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनसे ज्यादा आ रहे हैं। तो आप इनको ज्यादा अपने तैयारी में मेन पॉइंट में रखिए। ठीक है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको पढ़ देता हूँ। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अकादमिक पुरस्कार है, जिसे अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज AMPAS द्वारा 24 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो ये आपके लिए स्टैटिक पोर्शन है, जो कि जीके का काम करेगा, किसके द्वारा और कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो 24 श्रेणियों में, और किसके द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में रेल बजट 2016। फिर से बजट के प्रश्न आप देख सकते हैं कि 30 प्रश्नों के इस क्वेश्चन पेपर में 2 बजट से प्रश्न आ चुके हैं। तो इस बार का बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार आप जरूर देखिए और उसका एक नोट्स बनाइए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित संसद हुई? देखिए, ये स्टैटिक्स भी हो चुका है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो अब ये जीके बन चुका है। ऐसा कौन हुआ है? ऑप्शन डी, पाकिस्तान की संसद। और पाकिस्तान की संसद सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली संसद बन गई है। इस्लामाबाद स्थित इस संसद भवन में चीन के सहयोग से सोलर पैनल का काम पूरा किया गया। पाकिस्तान की संसद का सौर ऊर्जा संयंत्र 80 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। संसद के लिए 62 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, शेष 18 मेगावाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड को दी जाएगी। इजराइल की संसद चीन
नेसेट ने भी आंशिक रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था करंट अफेयर्स का, पर ये जो डाटा है कुछ करंट अफेयर्स टाइम के साथ में स्टैटिक्स और जीके बन जाते हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है 13वें दक्षिण एशिया खेल शैग जिसको बोलते हैं, जो 2019 का आयोजन स्थल प्रस्तावित है, उस वक्त का एक करंट अफेयर था। और यानी कि ये जो खेल आयोजन अभी हो रहे हैं 2026 और 25 खेलों के मामले में काफी इंपॉर्टेंट ईयर रहा है। बहुत सारे जो खेल हैं वो होंगे और 2027-28 में भी होने वाले बहुत सारे खेल। तो आप इनका एक लिस्ट बना लीजिए और देख सकते हैं आपके प्रश्न आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स की इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? इसका सही उत्तर है अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो भारत का सबसे खास किस्म का आम है। इसके अन्य नाम हापुस महाराष्ट्र में, हापुस कर्नाटक में और अल्फांसो आम का सर्वाधिक निर्यात होता है। तो ये हमारा एक सीके का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? तो आपको ये बताना है कि किस फसल से। तो हम जानते हैं कि जो अलसी होती है इससे तेल और रेशे दोनों मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है अलसी। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर है चना और अरहर। इसके एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं। भारत विश्व का सर्वाधिक दलहन उत्पादक और उपभोक्ता देश है। ये आपके लिए एक स्टैटिक पॉइंट है और जीके का पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी भी ये डाटा सेम है कि भारत जो है दलहन दाल की फसलों को उगाने में विश्व में सर्वाधिक मतलब पहला देश है और साथ में उपभोग करने में भी पहला देश है। हमारे देश में दालें रबी, खरीफ और जायद तीनों फसल चक्रों में उत्पादित की जाती हैं। यानी कि हम तीनों में भी तीनों जो सीजन होते हैं उनमें हम दाल की खेती करते हैं। भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% चना व अरहर का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त प्रमुख दालों में मटर, मूंग, उड़द और लोबिया शामिल है। फलीदार होने के कारण ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि करती हैं। ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल को प्रश्न नंबर 10 है ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो ये देखिए, ये तो उस वक्त चर्चा में रहा होगा इसलिए भी आया है और साथ में ये जीके का भी प्रश्न बन जाता है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसको भारत और रूस ने विकसित किया है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर है और साथ में एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी इंपॉर्टेंट है। विटामिन साइंस से अगर क्वेश्चन आता है जिस भी एग्जाम में, विटामिन साइंस और आयोग का तो पसंदीदा एरिया है। आप पीसीएस के एग्जाम में देखेंगे जो कोर पीसीएस का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें साइंस का एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपको साइंस के टॉपिक को पीछे से कर लेना है, विटामिन के टॉपिक को। तो इसमें दिया गया विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन बी सुमेलित करना है। ठीक है, उनके स्रोत से क्या सोर्स है जिनसे हमें ये विटामिन मिलते हैं। तो विटामिन ए जो हमें गाजर, दूध और मक्खन से मिलता है। विटामिन ई हमें हरी पत्तियां, अंकुरित गेहूं, अंडा इन सब से मिलता है। तो विटामिन डी कार्ड, एक्रिक तेल, ठीक है, मछली का तेल। और विटामिन बी6 जो होता है दूध, ईस्ट, मांस, सब्जी, दाल। ठीक है, और जबकि धान की भूसी के तेल में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें अल्पता होती है। किस चीज की कमी होती है? ऐसे सॉइल जहाँ पे कीट भक्षी पौधे होते हैं ना, उनमें किस चीज की कमी होती है? तो हम सबको पता है कि जहाँ पे होते हैं वहां पे नाइट्रेट का अभाव रहता है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं। क्या है? कीट भक्षी पौधे मांसाहारी पादप कहे जाते हैं। ये पौधे ऐसी भूमि पर उगते हैं जहाँ पे नाइट्रेट का अभाव रहता है, अथवा ये पौधे भूमि में नाइट्रोजन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। मेघालय में पाए जाने वाला घटपर्णी का एक कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? इसका सही उत्तर है केराटिन। केराटिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है
या एक साधारण प्रोटीन का प्रकार है जो बालों और नाखूनों में पाया जाता है। इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन के बाद अमीनो अम्ल देते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लोबुलिन अंडे में एल्बू। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है गणित से यानी कि मैथ से। तो आप इन सब कुछ ये देख सकते हैं, आप मैथ वाला जो क्वेश्चन है उसको तो आप प्रैक्टिस पे ही करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 भी मैथ है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 16 भी मैथ है, बीजगणित का सवाल है। और प्रश्न नंबर 17 में हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना था, इंग्लैंड में। तो ये जो देख रहे हैं आपकी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, अभी हमको एक ही प्रश्न मिला जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही इसका उत्तर है थॉमस रेले। ठीक है, 2002 में गठित जो विश्वविद्यालय आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे थॉमस रेले थे। ठीक है, और इन्हीं के अनुशंसा में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 पारित किया गया था। ठीक है, और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे? तो हम जानते हैं इजी सा प्रश्न है, लंदन में हुए थे। ठीक है, और इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु, तो जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी ना उस पर विचार करने के लिए बुलाया गया था, लंदन में आयोजित किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। द्वितीय जो था वो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक चला था, ये 31 में हुआ था। और जो तीसरा था उसका आयोजन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, और तृतीय का कांग्रेस ने विरोध किया था। अगला हमारा प्रश्न है इतिहास से ही है, प्रश्न नंबर 20 है। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था? तो दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित हुआ था। ठीक है, और किसके लिए आयोजित किया गया था? तो जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, और महारानी मेरी के भारत आगमन पर दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है, और क्या हुआ था इस अवसर पे? 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा तथा कलकत्ता की जगह नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 में। निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित देशों के उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का सही अनुक्रम बनाना है। ठीक है, हमें इनमें क्या करना है? सही अनुक्रम बनाना है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लगाना है, यानी कि ऊपर से नीचे तक। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही, यानी कि पहले मंगोलिया है, फिर स्पेन है, फिर मैक्सिको है, और पहले नंबर पे है, मतलब लास्ट नंबर पे है अर्जेंटीना। तो यानी कि सबसे नॉर्थ में है मंगोलिया, उसके साउथ में है स्पेन, उसके साउथ में है मैक्सिको, और उसके साउथ में है अर्जेंटीना, यानी कि सबसे ज्यादा साउथ में है अर्जेंटीना। ठीक है, और प्रश्न नंबर 22 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन में शीर्ष रहा? तो ये उस वक्त का जो खाद्यान्न डाटा आया था उस पर रिलेटेड एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो आप जो डाटा पे क्वेश्चन आते हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, और दूसरी तरफ है राज्य। बांदीपुर है कर्नाटक, पाखल है मध्य प्रदेश, और सिकरी देवी है हिमाचल प्रदेश, और दसीग्राम है जम्मू और कश्मीर में। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बंगाल में स्थित है। पाखल जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। इसके हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य पाखल झील के बगल में स्थित है, जो एक कृत्रिम झील है। तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 839 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के संकट
संकटपन्न जानवर जैसे बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, रीछ, जंगली कुत्ते, चीता आदि पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक था या है? तो सही उत्तर है लक्षद्वीप में। ये अभी जनगणना होने वाली 26-27 में, इसलिए 2011 की जो जनगणना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है। इस वक्त एक नया डाटा आ रहा है, पूर्ण साक्षर राज्य, जो उल्लास कार्यक्रम हो रहा है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, उसके तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जा रहे हैं, जो कि अब तक 4 राज्यों को घोषित किया जा चुका है, मणिपुर में और केरल, ठीक है, गोवा, और एक आप बताएंगे कि चौथा कौन सा है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य लक्षद्वीप सर्वाधिक साक्षरता था। लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर थी 91.8 थी और इसमें पुरुष की जो मेल लिटरेसी रेट था वो 95.6 था, महिला की साक्षरता 87.9 है। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित किया गया? तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो 1990 में किस अनुच्छेद के साथ? तो अनुच्छेद 263 के साथ, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार लाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग 1988 के अनुशंसा पर 28 मई 1990 में किया गया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के 6 कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित इसके सदस्य होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 26 है, पॉलिटी से ही, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 73वां, और कब हुआ था? 1992 में। तो भारत में 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया तथा 11वीं अनुसूची में पंचायत के 1929 कार्यात्मक मदे जोड़ी गई। पंचायत को सार्वजनिक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की संस्तुति LM सिंघवी कमेटी द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 27 है, पॉलिटी से ही है, DPSP का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के में बाद में जोड़ा गया? तो पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि 40 से संबंधित है। मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता जो कि 44 से संबंधित अनुच्छेद, समान नागरिक संहिता 2 बार दे दिया गया है, इसका सही उत्तर है बी, जो मुफ्त कानूनी सहायता है ये बाद में जोड़ा गया। इसका जो अनुच्छेद है 39 का है और ये 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, कब गठित की गई? तो इसका सही उत्तर है 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में नियोगी समिति की संस्तुति पर किया गया। इस परिषद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय योजना के संचालन का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, सुझाव देना तथा अनुमोदन करना। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान्य है? तो इसका सही उत्तर है 10 रुपए तक, ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है, जो कि राज्य विशेष का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू किया गया, समय में लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1 मार्च 2016।